नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मी है, काफ़ी गहमा गहमी है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ वापस जाएंगे और सत्ता में कोई दूसरा दल आएगा, या फिर भाजपा खुद सत्ता में आएगी लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगैर वो अपना कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाएगी। ये ऐसे अनेकों सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में जिस तरह से नफरत की, द्वेष की और दुई की खबरें आ रही हैं, बीते 17 से लेकर के 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह से देश में नफरत का वातावरण क्रिएट किया गया, देश के मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला गया और उनके कत्ले आम की धमकी दी गई, आईन और संविधान को जिस तरह से चैलेंज किया गया, वो आप सबके सामने है। इस पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम आपको कुछ खबरें और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली वो तस्वीर जिसमें देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में कुरान का हिंदी का नुस्खा लिए हुए हैं, जिसमें वो कुरान शरीफ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमें जमात इस्लामी से जुड़े लोगों ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस बुक फेयर में आए थे तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर आप लोगों को किसी तरह कोई परेशान करे तो हमको जरूर बताइएगा। दूसरी वो तस्वीर जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी, वो वीडियो उनका है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। तीसरी वो तस्वीर जिसे हमें गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता चीफ स्पोक्स पर्सन दानिश कुरैशी ने भेजी है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र नर्मदा तहसील का मेघानी नगर के इलाके में आपका स्वागत है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, एक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कुरान पढ़ रहे हैं, एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के बात कर रहे हैं, और तीसरी ये तस्वीर जिसमें वो साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। अब आप जरा तसव्वुर करिए कि अगर ये तस्वीर किसी मुस्लिम इलाके में किसी मुस्लिम सरफरे ने या किसी ने भी लगा दी होती तो क्या उसी तरह सारे दल, सारे विपक्ष या दूसरी पार्टियां खामोश रहती? इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं गेम चेंजर नरेंद्र मोदी का एक चैप्टर जिसे सुदेश वर्मा ने लिखा है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक किताब ये भी है। ये किताब गेम चेंजर नरेंद्र मोदी के नाम से जानी जाती है, जिसे सुदेश वर्मा जी ने लिखा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके पेज नंबर 41 पे 41 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों के साथ, खास तौर से जमात इस्लामी के लोगों के साथ इमरजेंसी के दौरान जेल में जो समय बिताया उसका उन्होंने इसमें व्याख्यान किया है। जेल में संघ के कार्यकर्ताओं के व्यवहार को देखकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को एहसास हो गया कि झूठे प्रचार के कारण गलतफहमी में थे। नमाज के समय संघ के कार्यकर्ता उनके साथ पूरा सहयोग करते। रमजान के पाक महीने में वे रात के 2 बजे उठ जाते और जेल में बंद मुसलमान भाइयों के लिए सेहरी पकाते। जमात इस्लामी के कार्यकर्ता भी जेल के भीतर सभी आयोजनों में हिस्सा लेते थे। आगे देखिए, फ्रांसीसी राजनीति शास्त्री क्रिस्टोफ जेफरोलाट ने भी यही बात देखी। उन्होंने देखा कि जमात इस्लामी और संघ के सदस्य एक साथ जेल में बंद थे। मुसलमानों के घरों और पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के गिराए जाने से मुसलमान बहुत नाराज थे। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी आरएसएस से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग का समर्थन किया था। अब आपने तारीख के पन्नों से इन चीज़ों को देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी के ज़माने में मुसलमानों के साथ थे, किस तरह से संघ के कार्यकर्ता मुसलमानों के लिए सेहरी बनाते थे, नमाज में उनका सहयोग करते थे, 2 बजे रात को उठ जाते थे ताकि सेहरी पकाने में कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए सेहरी का इंतज़ाम करने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इस बात को स्पष्ट किया है कि जमात इस्लामी के कार्यकर्ता भी जेल में सभी आयोजनाओं में हिस्सा लेते थे। अब आप सोचिए कि कौन सा गुजरात मॉडल आपको चाहिए। वो गुजरात मॉडल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद हिंदी जुबान में कुरान शरीफ हाथ में लिए खड़े होकर के पढ़ रहे हैं। वो गुजरात मॉडल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उस समय संघ के कार्यकर्ता के रूप में जमात इस्लामी के सदस्यों के साथ सहयोग करते थे और जमात इस्लामी के सदस्य उनका सहयोग करते थे। वो गुजरात मॉडल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद
इस्लाम और मुसलमानों के बारे में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि उन्हें इस्लाम से या मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, उन्हें इस्लाम से कोई दुश्मनी नहीं है। या वो गुजरात मॉडल जिसमें गुजरात में अलग अलग नुक्कड़ों पर, अलग अलग गलियों पर, चौराहों पर यह लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। क्या इसी फोटो से यति नरसिंहानंद को ताकत मिली है और वो आज देश के संविधान, देश के सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून और देश की पुलिस को चैलेंज कर रहा है? वो क्या कह रहा है कि मुल्क का ये आइन 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा, इस आइन पर यकीन करने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। जो लोग इस निज़ाम पर, सियासतदानों पर, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सभी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? क्या अगर यही बात किसी धर्म विशेष के आदमी ने कही होती तो क्या वो आज आज़ाद होता? अगर ये वीडियो गलत है तो पुलिस को इसका खंडन करना चाहिए, सामने आकर के इसका बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ये वीडियो गलत है। लेकिन अगर यति नरसिंहानंद का ये वीडियो सही है तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस तरह आपने देखा होगा कि जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की शदीद टिप्पणी के बाद, सख्त आलोचना के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो गाड़ी में यति नरसिंहानंद भी मौजूद था। उसने क्या कहा? उसने पुलिस को चैलेंज किया, पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका। क्या पुलिस ने जिस तरह से उसका आवभगत किया, क्या पुलिस इसी तरह से दूसरे और मुलजमीन का भी आवभगत करती है? इसे आप खुद देखिए और महसूस करिए। टेलीग्राफ के हवाले से आज रोजनामा इनकलाब ने इस बात का दावा किया है कि एनआरआईज जो अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिल करके इस बात की कोशिश की और वो प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिकी संसद में भारत ने मुसलमानों के कत्लेआम की जो अपील की गई थी उसको लेकर के बहस हो। अमेरिकी होलोकास्ट म्यूजियम ने कत्लेआम के खतरे से 2-4 ममालिक की सूची में भारत को टॉप 2 यानी दूसरे स्थान पर रखा है। आप सोचिए कि जिस तरह से हमारे मुल्क की इमेज को धचका लग रहा है इन शद्दत पसंदों, शरपसंदों, मनवादियों, फासिस्टवादी लोगों के कारण, क्या सरकार अब भी इस बात से बहरी है, गूंगी है और ये सोच पाने में नाकाम है कि किस तरह से ये लोग मुल्क की अस्मिता को, मुल्क की इज्जत और आबरू को चैलेंज कर रहे हैं और दुनिया में उसको बदनाम कर रहे हैं? इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मुलजिम जिन्होंने जुर्म किया है और उनका जुर्म अगर साबित है तो उसकी इंक्वायरी कराए और तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को सजा दे ताकि फ्यूचर में कोई देश की अस्मिता को, देश के संविधान को, देश की सुप्रीम कोर्ट को, देश की फौज को, देश की पुलिस को चैलेंज करने की हिम्मत न जुटा पाए। अगर इन लकीरों को नहीं मिटाया गया तो ये देश की एकता के लिए नासूर बन सकते हैं। नमस्कार, हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही आप डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।